देखिए इन जनरल जब हमने लास्ट डिस्कस था वो हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन तक था। अब हमें स्टार्ट करना है रे। मैंने आपसे डिस्कस किया था रे बेसिकली एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होता है, किसी भी एक डायरेक्शन में इन्फिनाइट लेंथ का होता है, किसी भी एक डायरेक्शन। सो ऑटोकैड पर आते हैं, न्यू फाइल ओपन करते हैं और अगर हम बात करते हैं रे RAY एंटर, स्टार्टिंग पॉइंट आपको डिफाइन करना है। मैंने स्टार्टिंग पॉइंट कहीं पर भी लिया, लेट से मैंने स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ बताया। अब मैं माउस को ड्रैग करता हूँ, जैसे एक लाइन बनाते हैं तो एक सेकंड पॉइंट मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट ये बताएगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है। तो सेकंड पॉइंट आपकी क्या करता है, उस रे की डायरेक्शन को गाइड करता है। अगर आप ऑर्थो ऑन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको स्ट्रेट चलना है, राइट टॉप लेफ्ट बॉटम। अगर राइट चलना है, आपने राइट पे आके सेकंड पॉइंट बताया, एक लाइन बन गई, कमांड से आप बाहर आ जाइए, रे बन गया है। आपको एंड पॉइंट नहीं दिखेगा आप कितना भी जूम इन करें, क्योंकि वो इन्फिनाइट लेंथ है राइट साइड में। सेम इसी तरह अगर हमें रे क्रिएट करना है, मैंने बोला रे एंटर, मैंने स्पेसिफाई किया स्टार्टिंग पॉइंट। आप स्टार्टिंग पॉइंट में सेकंड पॉइंट बताया, इधर इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, मतलब मल्टीपल डायरेक्शन भी ले सकते हैं। अभी ऑर्थो ऑन है तो स्ट्रेट ही बन रहा है। अगर मैंने ऑर्थो को ऑफ किया तो मैं मल्टीपल रेज बना सकता हूँ किसी भी एक स्टार्टिंग पॉइंट से बिना कमांड से एग्जिट किए, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट वही है हर एक केस में। आप कमांड से बाहर आ गए, रे क्रिएट हो गया। इसका मतलब ये है कि जब आप फ्लोर प्लान बनाने के लिए पहले एक कंस्ट्रक्शन लाइन बनाते हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होता है, बेसिकली एक कॉर्नर की साइड से आपको ट्रिम करना पड़ता है। अगर आपको रे क्रिएट करना है तो हमें एक डायरेक्शन से ट्रिम भी करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि मैंने बोला रे एंटर, मैंने बोला पहला पॉइंट ऑर्थो मैंने ऑन कर लिया, सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट कौन बताइए, अब आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए डायरेक्ट। तो एक और कंसेप्ट से मतलब आप कंस्ट्रक्शन लाइन, क्योंकि मुझे एक ही डायरेक्शन में रेफरेंस चाहिए। हाँ, अगर दोनों में चाहिए तो मुझे कंस्ट्रक्शन लाइन बनाना होगा, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। बट अगर किसी एक पॉइंट के से आपको केवल एक ही डायरेक्शन में रेफरेंस लेना है, जैसे राइट डायरेक्शन या बॉटम में, तो आप ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रे। ठीक है ना। देन आफ्टर हमारे पास आता है स्पेशल लाइन। स्पेशल लाइन बेसिकली फ्री हैंड स्केचेस को क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब फ्री हैंड स्केचेस कौन सी होती हैं, जैसे आप एग्जांपल के लिए देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ आते हैं और मैंने आप लोगों को एक वर्कशीट दिया था, ये वर्कशीट आप लोगों को दिया गया। इस वर्कशीट में अगर आप देखते हैं तो यहाँ नीचे की तरफ आप देखिए, यहाँ पर कुछ शेप्स नज़र आ रही हैं। ये शेप्स, ये जो शेप्स होती हैं ये स्पेशल लाइन का पार्ट है, क्योंकि ये कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई रेक्टेंगल नहीं है, कोई एलिप्स नहीं है, कोई सर्कल नहीं है। बेसिकली ये स्पेशल लाइन का पार्ट है। तो स्पेशल लाइन से आप कोई भी स्केच क्रिएट कर सकते हैं जो फ्री हैंड स्केच होता है, जिसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल SPL एंटर, ये इसका शॉर्टकट होता है स्पेशल लाइन के लिए। आपको बनाना है, अब फ्री हैंड स्केच है। जब आप फ्री हैंड स्केच बनाते हैं दैट मीन्स आपकी डायरेक्शन बाउंड नहीं होनी चाहिए कि केवल मुझे वर्टिकल चलना है या केवल हॉरिजॉन्टल चलना है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह है जब हम स्पेशल लाइन का यूज़ करते हैं तो हमारा ऑर्थो मोड ऑफ रहता है। ऑर्थो मोड को ऑफ करना है, आपने F8 प्रेस किया, ऑर्थो मोड ऑफ हो गया। आप यहाँ आए, आपने बोला पहला पॉइंट ये रहा, अब आप देखो दूसरा पॉइंट कहीं भी लेंगे तो वो एक कर्व की शेप आ रही है। ये डिपेंड करेगा कि थर्ड पॉइंट आप कहाँ बताते हैं। जितना क्लोजली आप पॉइंट्स बताते जाएंगे उतना क्लोजली ही आप उस फिगर को फिक्स करते जाएंगे। जितना दूर जाएंगे उतना स्मूथ कर्व आएगा। आप स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके उसे क्लोज भी कर सकते हैं कमांड से बाहर। नाउ अगर मुझे क्रिएट करना था इस डोर की शेप को, तो मुझे इस इमेज का रेफरेंस लेना पड़ेगा। अब हमने एक कमांड पढ़ा है कि हम यार इमेज अटैच भी तो कर सकते हैं। इमेज अटैच में जाएंगे और यहाँ से डोर की इमेज को सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, यहाँ रखेंगे, ये डोर की इमेज आपने इंसर्ट कर लिया। अब हम यहाँ आकर स्पेशल लाइन लगाएंगे, SPL एंटर। अब आप इस पॉइंट्स को ट्रेस कर सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
इस तरीके से आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, मल्टीपल पॉइंट्स को स्नैप आउट कर सकते हैं। बन गया। जब आपका काम हो जाए पीछे बैकग्राउंड से अपने इमेज को सेलेक्ट करिए और रिमूव कर दीजिए, आपके पास शेप आ जाएगी। अगेन सेम चीज़ है, आप हम लोग ड्राइंग्स बनाते थे जो टिपिकल होती थी, एक ट्रेस पेपर लाते थे मार्केट से, उसे पे रखा और उस पर ड्राइंग ड्राफ्ट किया। सेम वही कंसेप्ट आप यहाँ कर रहे हैं। तो जितना भी फ्री हैंड स्केचेस का शेप्स क्रिएट आपको कभी करना होता है वो आप क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशल लाइन। ठीक है, स्पेशल लाइन इस पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब हम ये स्केच सेलेक्ट करते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं। ये पार्ट हो गया है स्पेशल लाइन को लेकर। तो यहाँ लिखा है देखो SPL एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, या जितने भी आपको क्रिएट करने हैं लास्ट में आप एंटर करेंगे, स्पेशल लाइन क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड इमेज अटैच, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक और कमांड हमें डिस्कस करना है जिसे बोलते हैं क्लिप। क्लिप जैसे हम लोग, आपने कोई फ़ोन से फ़ोटो क्लिक किया या फ़ोन में कोई फ़ोटो डाउनलोड किया, आपको उस पूरे फ़ोटो में से कुछ कंटेंट चाहिए होता है, आप उसे क्रॉप कर देते हैं ना। वही चीज़ ऑटोकैड के अंदर हम लोग बोलते हैं क्लिप। क्रॉप को हम यहाँ क्या बोलते हैं, क्लिप। तो पहले तो इमेज होना चाहिए ना जिसको क्रॉप करना है, यानी कि क्लिप करना है यहाँ पर। तो हमने बोला IMA एंटर, इमेज को हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, हमारे इमेज है लेट से ये वाला, ओपन किया, ओके किया, यहाँ रखा, एंटर, ये इमेज है। अब इसे क्रॉप करना है यानी कि क्लिप करना है। मैंने किया CLIP एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद N एंटर, N फॉर न्यू बाउंड्री, कि मुझे एक न्यू बाउंड्री डिफाइन करनी है। अब एक बाउंड्री डिफाइन कर दीजिए। मैंने बोला यहाँ से कर्सर को ड्रैग किया और यहाँ तक, क्रॉप हो गया। फिर से देखो, आपने किया CLIP एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, N एंटर किया, आपने बोला आपको क्लिप करना है फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये क्लिप हो गया। इतना ही नहीं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं क्लिप कमांड का क्रॉप करने के लिए। बेसिकली जो इमेज आप अटैच करते हैं उसमें से किसी पार्ट को आप क्रॉप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथ में आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। आपने बोला सर ये मुझे रिमूव करना था, जो बाकी बचा केवल वो चाहिए। आप क्लिप करने के बाद अगर इसको सिलेक्ट करते हैं, आप देखेंगे यहाँ एक एरो का निशान आता है। अगर आप इन्वर्ट कर देंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। मैंने सेलेक्ट किया, इसको इनसाइड में मूव कर दिया, मैंने सेलेक्ट किया, इसको आउटसाइड में मूव कर दिया, तो आप देख रहे हैं डिफरेंस। इसमें उल्टा हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है, बाकी रह जाता है, या आप उसको रिवर्स ऑर्डर में। तो ये दोनों ऑप्शंस अपने पास होते हैं जब हम क्लिप का यूज़ करते हैं। इसे हटा देते हैं, वापस जाते हैं यहाँ, तो इमेज अटैच और क्लिप क्लियर है। फिर अपने पास यहाँ गिवन है एक्सटर्नल रेफरेंस। एक्सटर्नल रेफरेंस बेसिकली काम आता है जब हमें ऑटोकैड के अंदर हमने देखा कि यार इमेज का अटैच करना है, तो इमेज अटैच हमारे पास अलग से कमांड है। अगर आपको कोई PDF अटैच करना हो, एक कैड फाइल के अंदर दूसरी ऑटोकैड की फाइल को लिंक करना हो, तो ये सारे वर्क हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल रेफरेंसेस। यानी कि वो पूरी तरह इंसर्ट नहीं होता, इंपोर्ट नहीं होता, एक लिंक बन जाता है आपस में ऑटोकैड फाइल और उस फाइल के बीच जो आप यहाँ लिंक करते हैं। एक्सटर्नल रेफरेंस के लिए आप XR एंटर करते हैं तो आपके सामने एक विंडो ओपन होता है, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेफरेंसेस। ठीक है, यहाँ ऊपर की तरफ आए, ये पहला जो आइकन है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए ऑप्शंस आते हैं कुछ, अटैच DWG, अटैच इमेज, अटैच DWF, DGN, PDF, पॉइंट क्लाउड, ये सब ऑप्शंस अपने पास हैं अटैच करने के लिए।
अब यहाँ से किसी को आप अटैच करना चाहते हो तो यहाँ पर इमेज अटैच करना है, DWG अटैच करना है, PDF अटैच करना है, ये ऑप्शंस हैं अपने पास सेलेक्ट करने के लिए। अब लेट्स से आपको इमेज सेलेक्ट करना है, अटैच करना है, मैंने यहाँ से अटैच इमेज पर क्लिक किया तो आप देखो ये उसी ऑप्शन में कन्वर्ट हो गया बेसिकली, जो हमने इमेज अटैच कमांड पढ़ी है, तो हम डायरेक्टली उसी से अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके अलावा DWG कोई फाइल अटैच करनी है तो अटैच DWG पर आप क्लिक करेंगे। कौन सी DWG फाइल है, मान लीजिए ये फाइल है, आपने इसको ओपन किया, ओके किया, कहाँ प्लेस करना है, यहाँ, वो प्लेस होगी। तो आप देखो आपकी कैड फाइल आ गई है, दूसरी कैड फाइल में एक दूसरी कैड फाइल आपने इंसर्ट कर ली है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल रेफरेंस। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं ये कैड फाइल बेसिकली ब्लर नज़र आ रही है। आप अगर स्केच बनाते हैं तो देखो आपको स्केच नज़र आती है, तो आप दूसरी कैड फाइल को एक सिंगल एंटिटी की तरह नज़र आ रही है, और आप उसको देखें तो यहाँ पर आपके पास एक सॉलिड लाइन भी आ रही है। जब हमें किसी एक ऑब्जेक्ट का, किसी एक ड्राइंग का रेफरेंस लेकर कोई दूसरा वर्क करना है, बट उसी का रेफरेंस लेकर, या हो सकता है कोई फ्लोर प्लान पे काम चल रहा हो, जितना काम हुआ है वो आपने अटैच किया, उसके हिसाब से आपने अपनी डिवीज़न का काम करना स्टार्ट कर दिया। अगर हमें इलेक्ट्रिकल लेआउट्स क्रिएट करना है, प्लम्बिंग लेआउट क्रिएट करना है, आपका HVAC के लिए डक्ट्स के लेआउट बनाने हैं, तो आपको चाहिए आर्किटेक्चर फ्लोर प्लान। अब आर्किटेक्चर फ्लोर प्लान सपोज 100% फिनिश नहीं हुआ है, बट अराउंड 70-80% हो गया, तो आप चाहते हो आप अपना काम शुरू कर दो, तो आपने बोला कि यार एक काम करो, मुझे शेयर कर दो, मैं उसको अटैच करके उसके रेफरेंस से अपना काम शुरू कर देता हूँ। अब वो तो नीचे अटैच है, आपने ये काम शुरू कर दिया। लेट से आप अपना काम कर रहे थे, क्योंकि आर्किटेक्चर प्लान पे भी काम अभी चल रहा है, हो सकता है वो फाइल में कोई अपडेट हो जाए, उस फाइल में कुछ अपडेट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए हमने यहाँ कुछ ये अपडेट्स किया, XYZ कुछ भी वहाँ अपडेट हुआ, तो आपको यहाँ तो नहीं पता चला, लेकिन आप तो इसके रेफरेंस में काम कर रहे हो, आपको बेसिकली पता चलना चाहिए कि ये अमेंडमेंट हुआ है। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि ये चेंजेस जो आपने किए हैं, ये चेंजेस इस फाइल के अंदर सेव नहीं हुए। अब जैसे ही मैं Ctrl+S प्रेस करता हूँ, सेव, अब मैं ड्राइंग 1 पर वापस जाता हूँ, तो देखो नीचे मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ गया है, एन XREF वाज मॉडिफाइड, कि जो आपने XREF फाइल अटैच की है उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो गया। आपको क्या करना है, कंपेयर करना है या रिलोड? मैंने बोला नहीं, कंपेयर मत करो, आप रिलोड कर दो। रिलोड का मतलब जो चेंजेस वहाँ हुए वो चेंजेस यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएं, दैट्स ऑल। पैरेलली उस पर भी काम चल रहा है, पैरेलली आप भी काम कर रहे हो, तो साइमल्टेनियसली एक फाइल पर मल्टीपल इंजीनियर्स काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल रेफरेंसेस। इस तरीके से इंडस्ट्री में काम में ये यूज़ किया जाता है प्रैक्टिकल। तो आपको एक बार ये प्रोसेस समझना ज़रूरी है, जब तक आप इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोसेस ज़रूर करके देखना है आपको एक बार, क्योंकि वहाँ तो सिस्टम्स अलग अलग होंगे बेसिकली, यहाँ हमने एक ही सिस्टम यूज़ किया है। जब आप एक्सटर्नल रेफरेंस में जाते हैं तो आप यहाँ से जा रहे हैं ना लोकेशन में, जैसे मान लीजिए आपने बोला DWG अटैच करनी है, तो वहाँ सर्वर डाटा होगा, जैसे वन ड्राइव आ रहा है, जिस सर्वर के थ्रू भी वो ड्राइंग शेयर की जा रही है, आप उस सर्वर लिंक पर जाकर अपनी कैड फाइल को सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं। सर्वर बेस्ड वर्क होता है इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, बट प्रोसेस यही है अटैच करने का। जैसे हम इसी कंप्यूटर में हमने एक लोकेशन सेलेक्ट की, वो सर्वर की लोकेशन होगी, फाइल वहाँ से भी आपको इसी तरह अटैच करनी है, प्रोसेस सेम है। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नल रेफरेंस का, ठीक है। अगर गर्मी हो तो फैन चला लो। ये एक्सटर्नल रेफरेंस का एप्लीकेशन है। देन आफ्टर हमारे पास आता है स्केल कमांड। स्केल मतलब मल्टीपल्स में आप किसी साइज़ को चेंज करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड स्केल। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, आप स्केल कर रहे हैं, यानी कि आपको इसको 2 गुना करना है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 2। आपको इसको हाफ करना है, यानी कि 1/2 या 0.5। तो SC एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। कोई भी बेस पॉइंट, जो पॉइंट फिक्स रखना है, मान लीजिए मुझे ये पॉइंट फिक्स रखना है, मैंने ये बेस पॉइंट लिया, मैंने बोला 2 एंटर, तो अब देखो आप उस साइज़ का वो डबल हो गया है।
देखो एस सी एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, मैंने बोला ये वाला कॉर्नर मुझे फिक्स रखना है, मैंने फैक्टर बताया 0.5, अब आधा हो गया। वो पॉइंट जो मैं बताता हूँ वो फिक्स रहता है अपनी जगह, उसके रेस्पेक्ट में पूरा ऑब्जेक्ट स्केल डाउन या स्केल अप हो सकता है, डिपेंड करता है आपका फैक्टर अगर 1 से बड़ा है तो वैल्यू जो साइज़ होगा वो इंक्रीज़ होगा, अगर 1 से छोटा है तो साइज़ हमेशा डिक्रीज़ होगा। स्केल हुआ है यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल, कि आपने स्केल फैक्टर बताया। इसके अलावा भी हो सकता है स्केल, जैसे फॉर एग्जांपल आप बोले आपको ये ऑब्जेक्ट पूरा स्केल करना है, किस तरह स्केल करना है? इस तरह करना है कि ये जो बेस वाली ये वॉल है ना, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन की टोटल लेंथ हो जाए 500 सेंटीमीटर, बेसिकली जो भी यूनिट होगी, इस लाइन की लेंथ 500 हो जाए, उसके रेस्पेक्ट में मुझे ये पूरा ऑब्जेक्ट स्केल करना है। हमने बोला ठीक है, एस सी एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, एस सी एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, जो लाइन रेफरेंस लेना है उसको सेलेक्ट कर लो, रेफरेंस आर एंटर, रेफरेंस किसका, कौन सी लाइन बदलनी है, नीचे वाली ना, उसको सेलेक्ट करो, वो लाइन है मेरी यहाँ से और यहाँ तक, लाइन सेलेक्ट हो गई। अब इसको कितना करना है, 500 करना है, बोला 500 एंटर, तो बेसिकली इस लाइन की लेंथ एग्जैक्टली 500 हो गई है, और उसके चेंजेस में जितने मल्टीपल में भी ये चेंज हुआ है उसी स्केल में पूरा ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैंने मान लीजिए कोई एक रेक्टेंगल बनाया 20x10, 20x10, मैंने बोला एस सी एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं, बेस पॉइंट ये है 2 टाइम्स, तब ये हो गया होगा 40x20, डबल हो गया ना, आपने 2 टाइम्स किया। तो अगर आप इसको मेज़र करते हैं, ये 40 हो गया, ये 20 हो गया, चेंजेस हो गए। अब इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको 20 करता हूँ तो ये वापस से 10 होना चाहिए ना आपके हिसाब से। मैंने एक लाइन का मैंने एक स्केल किया, देखो पहले की तरह, एस सी एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, बेस पॉइंट मेरा ये रहा, रेफरेंस के लिए आर एंटर, कौन सी लेंथ चेंज करनी है, यहाँ से यहाँ तक की, कितना करना है, 20 एंटर। अब आप देखो, आप पहले वाली कंडीशन पर आ गए, ये 20, ये 10, हालांकि आपने रेफरेंस इसको लिया केवल, लेकिन वो जितने स्केल से श्रिंक हुआ है उसी स्केल से बाकी डायमेंशन भी छोटी होंगी या बड़ी होंगी। ठीक, एक चीज़ होती है कि करना तो मुझे यही था, फॉर एग्जांपल ये 20x40 है, देखो आप दोबारा से देख लो, ये 40 है और ये 20 है। नाउ मैंने बोला, मैंने यहाँ एक लाइन बनाया 20 लेंथ, लाइन बन गया है, मुझे अब इसको स्केल डाउन करना है, लेकिन इस लाइन की लेंथ के हिसाब से, यानी कि मैं चाहता हूँ इसका ये वाला लेंथ उतना हो जाए जितनी इस लाइन की लेंथ है। पता मुझे दोनों में से कोई नहीं है, मैंने बोला इस लाइन की लेंथ मुझे उतनी चाहिए जितनी इस लाइन की है, मुझे किसी का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। तो मैं करूँगा स्केल एस सी एंटर, ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया, बेस पॉइंट मेरा ये है, रेफरेंस के लिए आर एंटर, फिर से लेंथ तो यही चेंज करनी है ना, यहाँ से यहाँ तक की। अब मुझे नीचे वाली लाइन की वैल्यू नहीं पता तो मैं बता नहीं सकता, तो मैंने बोला पी एंटर, पी फॉर पॉइंट, उतना कर दो जितना यहाँ से यहाँ तक है, हो गया उसका स्केल। रेफरेंस विद किसी इमेज, किसी स्केच के रेफरेंस से कर सकते हो, या रेफरेंस लेकर उसकी वैल्यू न्यू लेंथ बता सकते हो कि न्यू कितना चाहिए। इन तरीक़ों से आप रेफरेंस को यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं स्केल विद रेफरेंस में यहाँ लिखा है कि या तो आप न्यू लेंथ बता दीजिए या आप पी एंटर करके दोनों पॉइंट बता दीजिए, 2 पॉइंट्स। ठीक है, बाकी सब आपके पास ऑलरेडी है। इस कमांड का स्क्रीनशॉट और मैं आपको शेयर कर देता हूँ जिस पे आपको काम करना है। सेंटीमीटर वाला प्लान बन जाएगा, ऑलरेडी बन गया है।
जिसने नहीं बनाया वो कंप्लीट कर लेना। उसके बाद देखो हम सपोज ये एक फ्लोर प्लान देखेंगे। ये फ्लोर प्लान आपको देखने से समझ आ जाएगा कि हमें जितनी भी डायमेंशंस गिवन है वो सब फीट और इंच में गिवन है। बाकी आपको पता है मेन वॉल्स 9 इंच दे रखा है, पार्टीशन वॉल्स 4.5 इंच दे रखा है, सारी डायमेंशंस गिवन है आपको। इसमें यहाँ कुछ डायमेंशन का प्रॉब्लम है, सही नहीं है डायमेंशन। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे पहले ये वाला सेक्शन कंप्लीट करना, उसके बाद इस कॉर्नर पे इम्प्लीमेंटेशन करना। यही मिस्टेक है, इसी कॉर्नर पे आपको खुद से देखना है क्या मिस्टेक है। ठीक, बात ये आती है कि जैसे हमने सेंटीमीटर या एमएम में वैल्यूज़ देना सीखा है, तो अगर हमें वही काम फीट इंच के अंदर करना हो तो हम फीट इंच के अंदर वर्क कैसे करेंगे, उसके लिए क्या सेटिंग्स होती हैं, किस तरीके से हम वैल्यूज़ या लेंथ स्पेसिफाई करते हैं। हम ऑटोकैड पर वापस आते हैं। आप एक न्यू टेम्पलेट ओपन करेंगे। मैंने ACAD, ये बेसिकली इम्पीरियल टेम्पलेट होता है, यानी कि अगर आपको फीट इंच में काम करना है तो आप ये टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। ओपन पे क्लिक करिए, टेम्पलेट ओपन हो गया। अब यूनिट पर चलते हैं, UN एंटर। हमें जब फीट इंच में काम करना होता है तो हम यहाँ से 2 ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, आर्किटेक्चरल या इंजीनियरिंग। हमें इंजीनियरिंग यूज़ करना है। डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक वैल्यू लेना है। फीट और इंच में छोटा यूनिट कौन है, इंच, तो आप यहाँ से यूनिट इंच रखेंगे, फीट नहीं रखेंगे। जैसे ही 12 इंच कंप्लीट होंगे वो अपने आप उसे 1 फीट में कन्वर्ट कर देगा। तो हमेशा हमें छोटा यूनिट रखना है। इसे ओके किया, फिर डी एंटर किया। मॉडिफाई में चलते हैं, प्राइमरी यूनिट्स पर गए, यहाँ भी आपने वही सेम सेटिंग्स किया, ओके किया, सेट करंट, क्लोज, हो गई सेटिंग्स। नाउ लाइन बनानी है, एल एंटर। आपने बोला फर्स्ट पॉइंट ये वाला डायरेक्शन, आपको लाइन बनाना है लेट्स से 2 फीट 6 इंच, तो आपने बोला 2 फीट 6 इंच के लिए कोई सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सपोज लगाएंगे भी तो एरर नहीं आएगा, क्योंकि आपकी बेसिक यूनिट अभी आपने सेट किया इंच, तो वो ऑलरेडी सेट है। तो इंच के लिए कोई वैल्यू, कोई सिंबल रिप्रेजेंटेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही एंटर करेंगे कमांड से बाहर आ जाइए, ये लाइन बन गई 2 फीट 6 इंच की। आप देख सकते हैं, फिर से देखो, मुझे इसे ऑफसेट करना है मान लीजिए 9 इंच पे, तो मैंने 9 एंटर कर दिया बस, क्योंकि डिफ़ॉल्ट यूनिट मेरी 9 ही है। तो ये बेसिकली 9 इंच आ गया। मुझे 4.5 इंच पे करना है तो 4.5 एंटर, सेंटर पर आ जाएगा। तो इंच के लिए कोई टेंशन नहीं है, फिट जहाँ चाहिए फिट का सिंबल लगाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, अगर आपको ऑफसेट करना है मान लीजिए 1 फीट 4.5 इंच, तो इंच के लिए मैंने कुछ नहीं लगाया, 1 फीट लगा दिया, एंटर किया। मैंने बोला ये चाहिए 1 फीट 4.5 इंच पर, ही आ गया ऑफसेट। ठीक है बात, इतना काम करिए आज के लिए। ये फ्लोर प्लान मैं आपको शेयर करूँगा, इसमें आपको कोशिश करनी है कितना आप कर पाते हैं।